डियर स्टूडेंट, वर्तमान में विश्व में साम्यवाद का जो प्रमुख केंद्र बिंदु था सोवियत संघ, उसका विघटन हो चुका है तथा साम्यवाद का एक प्रमुख केंद्र चीन बन चुका है। चीन में किस प्रकार साम्यवाद की स्थापना हुई और किस तरह चीन एक साम्यवादी देश बन गया, इस संदर्भ में हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह चीन में 1949 ईस्वी में साम्यवादी क्रांति सफल हो गई। 1949 ईस्वी में, जिसे चीन में एक सांस्कृतिक क्रांति या साम्यवादी क्रांति कहा जाता है, वह किस प्रकार सफल हुई, इस संदर्भ में हम चर्चा करना चाहेंगे कि चीन में साम्यवाद की जो पृष्ठभूमि रही अर्थात कि चीन में किस प्रकार साम्यवाद का उदय हुआ। अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करें तो इसकी पृष्ठभूमि हमें रूस में जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, वहाँ से हमें चीन में साम्यवादी दल की जड़ें देखने को मिलती हैं कि जब 1917 ईस्वी में रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, बोल्शेविकों ने रूस में शासन सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, शासन सत्ता को अपने हाथों में लिया तथा बोल्शेविकों के प्रभाव से जिस तरह रूस साम्यवादी देश बन गया और सोवियत संघ का गठन हुआ, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव उस समय संपूर्ण विश्व पर पड़ा और संपूर्ण विश्व के साथ साथ चीन भी इसके प्रभाव से अछूता न रहा, क्योंकि उस समय चीन में पाश्चात्य देशों ने अपना प्रभाव जमा रखा था। चीन के जो संसाधन थे, आर्थिक संसाधन, प्राकृतिक संपदा, सब पर जो है पाश्चात्य देशों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। ऐसी दशा में चीन की जनता में इन पाश्चात्य देशों की लूट के प्रति असंतोष व्याप्त था। दूसरा, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1919 के जो पेरिस शांति सम्मेलन में पश्चिमी देशों ने जब चीन के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया, तो इससे भी चीन में असंतोष फैल गया। पाश्चात्य देशों की लूट खसोट से उबरने का चीन की जनता को एक ही रास्ता दिखा और चीन में यह धारणा बन गई कि बोल्शेविक क्रांति के द्वारा ही, जिस तरह रूस में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा परिवर्तन हुआ और रूस की जनता का उद्धार हुआ, ऐसा ही चीन की जनता का मानना था कि चीन में भी इसी तरह साम्यवाद के द्वारा ही चीनी जनता का उद्धार संभव है। और इसका परिणाम यह हुआ कि चीन का साम्यवाद के प्रति झुकाव बढ़ गया। इसके कारण चीन का जो बुद्धिजीवी वर्ग था वह साम्यवाद में रुचि लेने लगा और इसका परिणाम यह हुआ कि 1919 ईस्वी में मार्क्सवाद तथा साम्यवाद के अध्ययन के लिए पीकिंग में एक संस्था स्थापित की गई। जो चीनी बुद्धिजीवी थे, चीनी विश्वविद्यालय के
प्रोफेसर थे, जो चीनी बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने इसीलिए 1919 में साम्यवाद के अध्ययन के लिए पीकिंग में एक संस्था स्थापित की। इस संस्था के योगदान में तत्कालीन चीन के कई विद्वानों का योगदान रहा। इनमें एक प्रमुख व्यक्ति थे माओ त्से तुंग। यद्यपि माओ त्से तुंग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कर्मचारी थे, परंतु उनका जो है इस संस्था की स्थापना में प्रमुख योगदान रहा। 1919-20 में चीन में साम्यवादी दल की स्थापना की गई और इन बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों ने चीन में एक साम्यवादी दल की स्थापना की। इसी तरह की संस्थाएं पेरिस में पढ़ने वाले चीनी विद्यार्थियों ने और जर्मनी में पढ़ने वाले चीनी विद्यार्थियों ने भी ऐसे ही साम्यवादी दलों की स्थापना की, जिसका श्रेय चाओ एन लाई तथा ली शान को है। यद्यपि चीन में साम्यवाद के सिद्धांतों का प्रचार करने का श्रेय कुछ विद्वान उस समय के चीन में सुप्रसिद्ध प्रचलित समाचार पत्र न्यू चाइना को भी देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि चीन का जो समाचार पत्र था न्यू चाइना, उसने चीन में साम्यवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ जब चीन में साम्यवादी दल की स्थापना हो गई तो इस दल का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ या प्रथम वर्षगांठ जो मनाई गई, उस अवसर पर बड़ी संख्या में चीनी साम्यवादी नेता, जिनमें चाओ एन लाई, चू तेह, लिऊ शाओजी, माओ त्से तुंग आदि थे, इकट्ठे हुए और उन्होंने निरंतर साम्यवादी दल के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। युवाओं को दल से जोड़ने के लिए एक समाजवादी युवक दल की स्थापना की गई और इस तरह निरंतर युवाओं को साम्यवादी दल से जोड़ने का प्रयास किया गया। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि किन कारणों से चीन में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। वे कारण क्या थे जिनके कारण चीन में निरंतर साम्यवादी विचारधारा तीव्र गति से फैल गई। इनमें पहला कारण था कि साम्यवादी जानते थे कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो पाश्चात्य देशों की जो संस्थाएं हैं, वे निरंतर चीनी संसाधनों का, चीन की चीन के जो प्राकृतिक संसाधन थे, चीन के जो आर्थिक संसाधन थे, उनका निरंतर दोहन कर रहे थे। इसका परिणाम यह हो रहा था कि चीन की जो जनता थी वह निरंतर अपने को शोषित और उपेक्षित महसूस कर रही थी। इस जनता को अपने साथ जोड़ने तथा जनता को विभिन्न प्रकार के कष्टों, भ्रष्टाचार आदि से मुक्ति दिलाने हेतु साम्यवादियों ने श्रमिक संगठन तथा कृषकों के संगठन स्थापित किए और उनका नेतृत्व किया। इन्होंने श्रमिकों की समस्याएं उठाई, श्रमिकों के दैनिक कार्य के घंटे निश्चित करने के लिए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवाज उठाई और इस तरह श्रमिकों तथा कृषकों ने साम्यवादियों का समर्थन करना आरंभ कर दिया, क्योंकि साम्यवादी ही श्रमिक संगठनों तथा कृषक संगठनों का नेतृत्व कर रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों व कृषकों में साम्यवादियों की गहरी पैठ बन गई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था चियांग काई शेक द्वारा साम्यवादियों का विरोध करना और इसके विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया।
आपको ज्ञात होना चाहिए कि सन यात सेन के नेतृत्व में जो चीन का राष्ट्रवादी दल था कुओमिंतान, वह निरंतर चीन में शासन कर रहा था और कुओमिंतान दल की जो नीति थी वह राष्ट्रवादी नीति थी। और सन यात सेन के नेतृत्व में कुओमिंतान दल ने साम्यवादियों से समझौता करके चीन के विकास में साथ साथ चलने का प्रयास किया, परंतु 1925 में सन यात सेन की मृत्यु हो गई। सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात कुओमिंतान दल का जो नेतृत्व था वह चियांग काई शेक के हाथों में आ गया। यद्यपि चियांग काई शेक ने साम्यवादियों के साथ सहयोग करने का रास्ता अपनाया, सहयोग करने का प्रयास किया, परंतु चियांग काई शेक की जो नीतियां रही वह नीति इस प्रकार की थी कि बाहरी तौर पर चियांग काई शेक साम्यवादी दल का समर्थन करता था, किंतु आंतरिक तौर पर वह साम्यवादियों का अंत करना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि जो चियांग काई शेक की नीतियां थी वह साम्यवादियों के विरुद्ध निरंतर उन्हें समाप्त करने का प्रयास कर रही थी। ऐसी स्थिति में जब चियांग काई शेक ने साम्यवादियों को समाप्त करने का प्रयास किया तो इसके विरुद्ध साम्यवादियों ने अपने को संगठित ही नहीं किया, बल्कि चियांग काई शेक की नीतियों का जो विरोध हुआ, चियांग काई शेक की नीतियों के विरुद्ध जो जनता की प्रतिक्रिया हुई, उससे भी चीनी जनता में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ा। साम्यवाद के प्रसार में जो साम्यवादी लाल सेना थी उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लाल सेना साम्यवादी दल के एक रक्षा के लिए जो सेना गठित की गई थी, लाल सेना का गठन चीन में साम्यवाद की रक्षा के लिए किया गया था। तो इस लाल सेना ने पूर्णतया समर्पित होकर साम्यवाद के प्रचार प्रसार में तथा साम्यवाद की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब चियांग काई शेक ने निरंतर साम्यवादियों के विरुद्ध दमन नीति जारी रखी, तो चियांग काई शेक की दमन नीति से बचने के लिए साम्यवादियों ने अपना जो महत्वपूर्ण स्थान था क्वांगसी प्रांत, उस क्वांगसी प्रांत को छोड़कर वो उत्तर की ओर शेंसी प्रांत की ओर चले गए। इस यात्रा को महाप्रस्थान कहा जाता है। साम्यवादियों की यह यात्रा 1935 में शुरू हुई तथा 6000 मील की लंबी यात्रा तय करने के पश्चात 20,000 साम्यवादी 1936 में शेंसी प्रांत पहुंचे। यहाँ पहुंचकर साम्यवादियों ने अपनी सरकार बनाई और येनान प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। क्योंकि शेंसी प्रांत उस समय एक सीमांत प्रांत था और यहाँ तक चियांग की सेना को पहुंचने में समय लग सकता था, और यहाँ साम्यवादियों ने अपने को संगठित किया, अपनी शक्ति को संगठित किया और यहाँ का इस प्रांत पर अधिकार करके यहाँ अपना शासन स्थापित कर दिया। इससे जो ये साम्यवादियों का महाप्रस्थान था, जो क्वांगसी से वो शेंसी प्रांत गए और शेंसी में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, इससे साम्यवादियों के कुशल प्रशासन से जनता को लाभ मिला और जनता उनके कुशल प्रशासन की समर्थक बन गई और इससे भी चीन में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ने में आसानी हुई। संयोग से इस बीच जापान ने चीन पर आक्रमण किया तथा मंचूरिया पर अधिकार कर दिया। चीनी जनता चाहती थी कि साम्यवादी और जो
चीन का साम्यवादी दल तथा कुओमिंतांग दल दोनों संयुक्त रूप से जापान का विरोध करें और जापान को चीन से बाहर खदेड़े। इस कार्य में साम्यवादियों ने पूर्ण मनोयोग से जापान का विरोध किया और जापान को चीन से बाहर करने का प्रयास किया, परंतु कुओमिंतांग दल की जो सरकार थी, जिसका नेतृत्व चियांग काई शेक कर रहे थे, चियांग काई शेक ने इस संदर्भ में भी दोहरी नीति अपनाई। उसने प्रकटतः जापान के विरुद्ध सैन्य अभियान जारी रखा, परंतु अंदर ही अंदर वह साम्यवादियों का भी विरोध करता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि चियांग काई शेक पूर्ण मनोयोग से जापान का विरोध नहीं कर सका, जापान के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग नहीं कर पाया, बल्कि उसने उल्टा सैन्य बल का प्रयोग साम्यवादियों को समाप्त करने में लगाया, जबकि साम्यवादी पूर्ण मनोयोग से जापान का विरोध कर रहे थे। इससे भी चीनी जनता यह समझ गई कि चियांग काई शेक जितना विरोध साम्यवाद का कर रहे हैं, उतना विरोध वह जापान का नहीं कर रहे हैं। इस कारण भी चीनी जनता ने साम्यवादियों का प्रभाव स्वीकार करना आरंभ कर दिया और चीनी जनता में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ा। जनता के प्रयासों से यद्यपि कुओमिंतांग और साम्यवादियों में समझौता हुआ, साम्यवादियों द्वारा चीन के हित में जापान का विरोध किया गया, परंतु कुओमिंतांग दल ने उसका विरोध उस तरह से नहीं किया जैसे मैंने भी बताया। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्यवादियों द्वारा जापानी आक्रमण के विरुद्ध जनता का समर्थन प्राप्त हो गया और चीनी जनता धीरे धीरे साम्यवादियों की समर्थक बन गई। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि साम्यवादियों की जो नीति थी वह जनहित कार्यों की अधिक थी। साम्यवादी जनता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे चीन के कई प्रांतों में साम्यवादियों का शासन स्थापित हो गया और इसका परिणाम दूसरी ओर यह हुआ कि कुओमिंतांग दल की सरकार धीरे धीरे जनता का समर्थन खोती गई। इस तरह इन विभिन्न कारणों से चीन में साम्यवाद का निरंतर प्रसार हुआ।